तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन द्वारा मार्केट सिस्टम या बाजार व्यवस्था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। ये 15 नंबर के सवाल में काफ़ी बार इसको पूछा गया, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था को, मार्केट सिस्टम को ना। अलाउद्दीन के बारे में जो भी क्वेश्चन लगभग हर साल आता है 7 या 15 नंबर में, जो है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाजार व्यवस्था इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। उसके अभियान सेकंड नंबर पे आते हैं, युद्ध अभियान। फर्स्ट नंबर पे बाजार व्यवस्था है। तो इसने बाजार व्यवस्था जो लागू की वो हम पढ़ेंगे कि इसने जो है अपनी विशाल सेना को लिए और अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बाजार व्यवस्था लागू की थी, जिसमें वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिए थे। उसके पीछे इंटेंशन क्या थी वो मतभेद है, लेकिन फिर भी यही माना जाता है कि अपनी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशाल सेना का खर्चा निकालने के लिए उसने ये किया। यानी हर वस्तु की कीमत तय कर दी, जो मूल रेट थी उससे कम, जिससे कि खर्चा आसानी से निकल जाए सेना का, राज्य का। तो सुल्तान द्वारा लागू की गई बाजार व्यवस्था तथा मूल्य नियंत्रण के पीछे सुल्तान के उद्देश्यों को लेकर काफ़ी विवाद बना। मतलब इतिहासकारों में मतभेद है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। तो उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही जो है ये नई बाजार व्यवस्था लागू की थी। मतलब उसके अंदर जन भावना या जनहित की भावना नहीं थी, अपने राजनीतिक उद्देश्य ही थे। इसके अंतर्गत दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं जो डेली यूज में आती है, अनाज, दालें, तिलहन, चावल, घी, तेल, गुड़, शक्कर, कपड़ा, दास दासी, घोड़े, गाय, भैंस, बकरे, बकरी, मांस, मछली और साग सब्जियों, सब के भाव साधारण बाजार की दर से कम कर दिए। मतलब बाजार में जो नॉर्मल रेट थी उससे भी कम कर दिए। तो निश्चित और फिक्स कर दिया कि इनके भाव यही रहेंगे। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार कायम कर दिया। जैसे कपड़ों का बाजार अलग है ना, दालों का अलग, दासों का अलग, पशुओं का अलग, हर एक का जो अलग मार्केट बना दिया उसने। तो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार कायम कर दिए। किसी भी कारणवश उपभोक्ता वस्तुओं का संकट का सामना न कर सके, इसलिए विशाल सरकारी गोदाम बनाए गए। यानी जनता को या उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की कमी ना हो, इसके लिए उसने विशाल गोदाम, सरकारी गोदाम बना दिए, जिसमें माल जो है पड़ा रहता था, भरा रहता, गोदाम भरे रहते थे। और इनमें पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का संग्रह किया गया, इकट्ठा करके रखा गया। संकट काल में राशन पद्धति जैसी व्यवस्था की, मतलब अकाल हो या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो ऐसी परिस्थिति में राशन पद्धति की व्यवस्था की गई, जो आज भी वर्तमान में भी चलती है, राशन सिस्टम गरीबों के लिए। तो ये इसने संकट के समय में राशन पद्धति की व्यवस्था करती थी। अनाज की व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। खालसा भूमि जो सीधे सुल्तान के अधीन थी, वो भूमि किसान, वहाँ पर भी किसानों से अनाज के रूप में जो है लगान वसूलने का आदेश दिया। मतलब पैसे दे करके लगान नहीं चुकाना है, अनाज के रूप में देना, ताकि अनाज की जो है कमी ना हो राज्य में। तो किसानों से ली जाने वाली जिन्स यानी धान जो लेता था वो के भाव भी तय कर दिए गए। मतलब जो किसान धान बेचेगा, अनाज बेचेगा, उसकी रेट भी तय कर दी। जैसे आज भी गवर्नमेंट करती है ना, अधिकतम प्राइस जो है इतने में जो है बेच सकता है, मिनिमम प्राइस है ना ये कम से कम इतनी रेट जो है मिलेगी गवर्नमेंट पे, जो वर्तमान किसान आंदोलन चल रहा है। तो अनाज खरीदने का काम केवल परमिटधारी व्यापारियों को ही सौंपा गया। मतलब जिनके पास सरकार का लाइसेंस होता था, वो व्यापारी ही जो है इस अनाज को खरीद पाएंगे, दूसरा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूर स्थानों से राजधानी में अनाज लाने का काम करने वाले बंजारों को राजधानी के पास ही बसा दिया गया। तो ये बंजारा जाति है जो अनाज ला करके दिल्ली में राजधानी बेचते थे, इन बंजारों को अब दिल्ली के पास ही बसा दिया, और ताकि ये यहाँ पर अपना अनाज ला के बेचते रहे, ताकि कम मुनाफा, अब दिल्ली में रेट कम कर दी तो मुनाफा कम हो रहा है, तो कम मुनाफे के कारण वो कहीं और नहीं जा सके, इसलिए उनको दिल्ली के पास ही बसा दिया। जिन व्यापारियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती थी, उन्हें राज्य की ओर से ऋण दिया जाता था। तो जिन व्यापारियों के पास में मतलब माल खरीदने का ज़्यादा पैसा नहीं होता था, उनको राज्य की ओर से एडवांस में पैसे, ऋण, लोन दिया जाता था। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से माल मंगाने के लिए अग्रिम धन दिया जाता था कि तुम माल ला के यहाँ बेचो, तुम्हें ये एडवांस में लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा। सभी वस्तुएं निर्धारित भाव पर बेची जा रही थी। मतलब हर वस्तु की रेट तय कर रखी थी, कितने में बेचनी है, और सही तोल कर और माप कर दी जाती थी। मतलब कपड़े, वस्तु, सामान सभी को सही माप करके तोल कर दिया जाता था। और इसकी जांच पड़ताल खुद सुल्तान करता था। सुल्तान क्या करता था, छोटे बच्चों को जो है पैसे दे के भेजता था कि तुम जो ये चीज़ खरीद के लाओ, वो जो है। अब मान लो कोई दुकानदार जो है ये सोचता कि ये तो बच्चा छोटा है, इसको मैं कम दे दूँ सामान तो चलेगा, तो फिर क्या, अलाउद्दीन खुद उसको अपने
तौल के चेक करता था, माप करके। अगर मान लो जैसे किसी से 5 किलो चीनी मंगवाई और उसमें पाव चीनी कम दे दी, आधा किलो कम दे दी, तो सुल्तान क्या करता था, उस दुकानदार के शरीर का मांस काटता था, उतना जितना कम तोलता था उतना मांस काट के जो सजा देता था। इससे क्या हो गया, बाजार में बहुत ज़्यादा डर खौफ बैठ गया कि सही माप तोल के ही देनी है। तो माप तोल की जांच सुल्तान स्वयं भी करता था। इसके लिए वो छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चों से सामान मंगवाया करता था। यदि कोई व्यापारी या दुकानदार बेईमानी करता तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। यानी जितना कम तोलता था उतना उस शरीर का अंग काट लेता था। कम तोलने वाले दुकानदारों का उसी मात्रा में उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। सुल्तान के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को इस संपूर्ण व्यवस्था में थोड़ा भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। यानी बाजार व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ सुल्तान का था। बाकी को परिवर्तन करना तो बहुत दूर की बात है, सलाह भी वो सुल्तान सुनता नहीं था। अपनी संपूर्ण व्यवस्था को सफलतापूर्ण चलाने के लिए अलाउद्दीन ने अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए थे। मतलब बाजार व्यवस्था को सही ढंग से चले इसलिए उसने अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, तथा बाजारों में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। मतलब बाजार में एक गुप्तचर चारों ओर फैला रखे थे कि कोई भी गड़बड़ हो तो उसको पता लगे। इस व्यवस्था को केवल राजधानी उसके तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही लागू किया। मतलब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर ही ये बाजार व्यवस्था लागू थी, पूरे साम्राज्य में नहीं थी। तो ये, अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पूरे साम्राज्य में थी और कुछ कहते हैं कि दिल्ली के आसपास थी। इसको मतभेद है, लेकिन मैक्सिमम यही मानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास थी, पूरे साम्राज्य में नहीं थी। तो ये व्यवस्था। अब बात करते हैं इस बाजार व्यवस्था का राज्य और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और किसानों के बीच का वर्ग, मतलब किसान और बीच का जो वर्ग है वो सबसे अधिक लाभ उठाता था। खेती करने वाले किसानों को कम लाभ था, सरकार को कम लाभ था, बीच में जो बिचौलिए होते थे उनको ज़्यादा लाभ था, है ना। तो अब जो है राज्य को वास्तविक वसूली का जब बहुत कम हिस्सा उस समय प्राप्त हुआ। मतलब जो बिचौलिए लेते थे तो राज्य को जो है कम हिस्सा लाभ मिलता था। अतः अलाउद्दीन ने पुरानी व्यवस्था को खत्म करके राजस्व सुधारों की नई व्यवस्था की नींव डाली। वर्तमान किसान आंदोलन भी यही है, बिचौलियों को दूर करके डायरेक्ट किसान और सरकार के मध्य ये नियम बनाए गए हैं, जिसको लेकर किसान और जो बिचौलिए हैं वो आंदोलन करवा रहे हैं, है ना। अतः अलाउद्दीन ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके राजस्व सुधारों को एक नई व्यवस्था की नींव डाली। इससे राज्य की आय में भारी वृद्धि हुई और अलाउद्दीन के लिए एक विशाल सेना का खर्चा उठाना भी संभव हुआ। इस तो इस सैन्य शक्ति के बल पर वह अपने साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा और मंगोलों से भी अपनी सुरक्षा कर पाया। अमीरों तथा हिंदू सरदारों के विद्रोह को भी वो कुचल पाया। तो ये इसकी सफलता, इस जो आर्थिक रूप से सक्षम हो इसकी वजह से ये कर पाया। जो लोग राज्य की जो लोग राज्य की सेवा में नहीं थे उन्हें, मतलब जो सेवा में नहीं थे उन्हें उनकी भूमि और जागीरों भी छीन लिया गया। मतलब जो लोग राज्य की ओर से भूमि और जागीर लेके बैठे थे और सेवा नहीं कर रहे थे, यानी जो जैसे रिटायर हो गया है या किसी प्रकार से उनके पास जागीर है तो उनसे वापस जागीरें छीन ली गई। उन्हें छीन कर खालसा भूमि कर दिया गया। खालसा भूमि मतलब राज्य की सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल वाली, जिससे ज़मीन की खालसा भूमि में से वृद्धि हो गई, जिससे जो है सुधारों से वंशानुगत अधिकारियों और कर्मचारियों की, मतलब इस व्यवस्था से, जो ये व्यवस्था की है इससे जो परंपरागत रूप से वंशानुगत रूप से जो अधिकारी और कर्मचारी जो पैसे वाले हो रखे थे उनकी हालत अब दयनीय होगी। अलाउद्दीन लगान के अलावा मकान कर, चराई कर भी लेता था, जिससे किसानों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन ने इतने कर लिए थे कि वो किसान अपनी 75% जो है जो कमाई होती थी खेत से वो उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस व्यवस्था से किसानों की हालत खराब हो गई थी। वास्तव में अलाउद्दीन ने इस सुधारों का उद्देश्य यही था कि वो हिंदुओं को इतना दुर्बल बना दे कि वो कोई विद्रोह ना हो, कोई उसको समस्या नहीं हो, और उनकी शक्ति को पूरी तरह वो समाप्त करना चाहता था और शाही सेना का लाभ, शाही सेना को जो वो लाभ पहुँचा, मतलब अपनी जो सेना थी उसको लाभ पहुँचाना चाहता था। इसमें परोपकार और लोकहित की भावना नहीं थी। जो इसने बाजार व्यवस्था लागू की इसमें वो जनता की भलाई के लिए लोकहित और परोपकार वाली भावना नहीं थी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाए बिना विशाल सेना का भरण पोषण करना। ये उसकी इंटेंशन थी। तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के कारण वस्तुओं के भाव बहुत सस्ते हो गए और वर्षों तक सस्ते रहे। मतलब वस्तुओं के भाव कम हुए और ये लंबे टाइम तक रहे, और इतिहास, मतलब अलाउद्दीन जीता रहा तब तक रहा। इतिहासकारों के अनुसार जनता पर इसका प्रभाव
हानिकारक रहा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा, क्योंकि जनता को प्रॉफिट कम मिल रहा है तो नेगेटिव रहेगा ना। फायदा किसको हो रहा है? सुल्तान को हो रहा है, बस और किसी को नहीं। इसलिए अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही ये नियम भी समाप्त हो गए। जब अलाउद्दीन 1316 ईस्वी मर गया तो ये सारे नियम भी खत्म हो गए थे। उसके सुधारों से जनता के किसी वर्ग को भी लाभ नहीं हुआ। व्यापारी और दुकानदार वर्ग को कठोर दंड दिए जाने के कारण व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिला। जब दुकानदारों को और व्यापारियों को जो है कठोर सजाएं दी जाती थी तो वो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिला, आगे बढ़ नहीं पाया, जिससे व्यापार वाणिज्य का विकास रुक गया। इसके अलावा अनाज तथा अन्य वस्तुओं के व्यापारियों को दिल्ली में बसने के लिए बाध्य किया गया, जिससे व्यापार को आघात हुआ। यानी व्यापारियों को मजबूर किया गया बसने के लिए, यही व्यापार करने के लिए, जिससे मजबूर करने की वजह से व्यापार को नुकसान पहुंचा। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी कमाई का 75% करों के रूप में देना पड़ता था तथा शेष अनाज, अब 75% टैक्स चुकाने के बाद भी जो बाकी बच गया उसमें से भी अगर किसान बेचना चाहता है तो बाजार में उनको सस्ती कीमत में बेचना पड़ रहा है। किसानों को विवश किया जा रहा है कि तुम बाजार में यहीं बेचोगे और सस्ती कीमत बेचोगे। इससे किसानों को लाभ कमाने के अवसर से वो वंचित हो गए। इस प्रकार जो है हाथ से सामान बनाने वाले कारीगरों को भी नए नियमों से कोई लाभ नहीं मिला, हैंडीक्राफ्ट वालों को भी कोई लाभ नहीं मिला, और बाह्य व्यापारी भी वहाँ माल लाने से कतराने लगे। बोले बाहर के जो व्यापारी थे वो अब इस क्षेत्र में, दिल्ली और आसपास क्षेत्रों में माल बेचने से वो दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा। व्यापारियों को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो वो कतरा रहे हैं। बाजार में अच्छी और बहुमूल्य वस्तुओं और शान शौकत और विलासिता की वस्तुएं मिलना कठिन हो गया। मतलब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा, जब पैसा ही नहीं होगा तो शान शौकत और विलासिता की वस्तुएं कोई क्या खरीदेगा? जब खरीदेगा ही नहीं तो बाजार में आएगी क्यों, है ना। तो बहुमूल्य वस्तुएं वगैरह ये चीज़ें शान शौकत की, विलासिता की, ये बाजार मिलना ही कठिन हो गया। सैनिक वर्ग को तो विशेष संतोष नहीं था। सैनिक वर्ष को मतलब सैनिकों को भी विशेष जो है इस व्यवस्था से संतोष नहीं था, खुशी नहीं थी, क्योंकि उनके वेतन कम कर दिए गए। मतलब कम खर्चे में उनका कम पेमेंट में उनका खर्चा निकल जाए, व्यवस्था की गई। तो इससे पेमेंट कम होने से भी सैनिक भी खुश नहीं थे। सुल्तान की कठोर दंड देने की नीति से सभी सरकारी कर्मचारी और जनता में डर का भाव पैदा हो गया। संक्षेप में इन सुधारों और बाध्यता और आतंक के शासन की जो जड़ें खोखली कर दी और जनता में असंतोष की भावना मजबूत हो गई। तो ये बाजार व्यवस्था थी जिसमें किस प्रकार लागू की गई और सुल्तान के अलावा किसी को लाभ नहीं हुआ, किस प्रकार व्यापारियों में, दुकानदारों में, जनता में, सैनिकों में असंतोष था इसका। अब बात करते हैं अलाउद्दीन के मूल्यांकन की। तो मध्य युग भारत के इस महान शासक के महान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने सफलता, अपने जो काम हाथ में लिया उसको पूरा किया। युद्ध अभियान में सफलता रही, बाजार व्यवस्था में, हर काम में सफल रहा, इसलिए महान, है ना। महान शासक के चरित्र और सफलताओं के संबंध में परस्पर विरोधी मत देखने को मिलते हैं। मतलब लोग इसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप की बातें करते हैं। जहाँ एल्पिनिस्ट्स आदि विद्वानों के अनुसार अनेक मूर्खतापूर्ण तथा क्रूर नियमों के उपरांत भी उसका शासनकाल गौरवपूर्ण था। तो ये एल्पिनिस्टन का मत है। वे एक सफल शासक की भांति उसने अपनी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया। इसके विपरीत स्मिथ जैसे विद्वान है, वो स्मिथ, वी स्मिथ, ये कह रहे हैं कि उनकी मान्यता है कि किसी भी आधार पर उसके शासन को गौरवपूर्ण नहीं कहा जा सकता और उसने अपनी शक्तियों का उपयोग न्यायपूर्ण ढंग से नहीं किया। ये स्मिथ की राय है। वे बर्बर, अत्याचारी और उसका शासन लज्जापूर्ण था, ऐसा स्मिथ का राय है। तो ये विद्वानों की अलग अलग राय है अलाउद्दीन के बारे में। फिर भी अलाउद्दीन ने अन्य गुणों के का अभाव नहीं था। मतलब बाकी गुण थे, वे व्यवहारिक ज्ञान, निपुण राजनीतिक और दक्ष कूटनीतिज्ञ था। वे अपनी योजनाओं को गहन विचार कर पूर्णतः गोपनीयता से पूरा करता था। देवगिरी अभियान, रणथंबोर अभियान, मंगोलों और राजपूतों के विरुद्ध अभियान उसकी सामरिक कौशलता का परिचय के। उसकी योग्यता और व्यक्तित्व से आतंकित होकर के उसके किसी भी सेना नायक ने उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। तो ये उसकी योग्यता थी। आमोद प्रमोद और भोग विलास में डूबे जाने के बावजूद उपरांत भी उसने जो है अपनी सफलताओं में कोई कमी नहीं आने दी और उसका संपूर्ण प्रशासन पर जो सूक्ष्म दृष्टि से नियंत्रण रखता था। मतलब अपने साम्राज्य में प्रशासन पे बहुत बारीकी से वो नज़र बनाए रखता था। दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति भी उसकी नीति कूटनीति का परिचय है कि जो उसने जो, क्योंकि दूर के क्षेत्रों पर डायरेक्ट शासन करना संभव नहीं था, इसलिए टैक्स वसूल करके वो जो है अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा था। इस प्रकार अलाउद्दीन को कुछ विद्वानों ने जो है शेरशाह सूरी और अकबर का अग्रज माना है। मतलब शेरशाह सूरी और अकबर जिस रास्ते पे चले वो अलाउद्दीन से प्रेरणा लेकर के चले, ऐसा विद्वानों का मानना है।
ये अलाउद्दीन था। अब अलाउद्दीन की मौत का हमने पढ़ लिया। अब अलाउद्दीन की मौत के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 ईस्वी में सुल्तान बना था। तो 1325 और 1316 में अलाउद्दीन मर गया। तो बीच में कौन कौन रहे उन पर चर्चा करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बात करते हैं। तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को 1316 ईस्वी को जो नया सुल्तान बनाया और उसके परिवार के सदस्यों को विनाश कर दिया, यानी एक एक करके उनको मरवा दिया। 1316 में ही मलिक काफूर की हत्या कर दी थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। इसने जो है अलाउद्दीन की हत्या कर दी और 1316 से लेकर 1320 तक 4 वर्ष तक जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है ये सुल्तान बना। ये अयोग्य सिद्ध हुआ, मतलब मुबारक शाह भी अयोग्य था। और अप्रैल 1320 में नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या कर दी और ये खुसरो शाह जो नया सुल्तान बना। ये सुल्तान बना। और फिर गयासुद्दीन तुगलक जो एक सेनानायक है इन सल्तनत का, उसने खुसरो शाह की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया और 1325 में उसकी मौत के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।